नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लखनऊ समझौते और मॉन्टेग्यू घोषणा के ऊपर। ठीक है, तो दोनों बातें होने वाली हैं। और कल तक हमने लखनऊ समझौते से पहले की बातें ऑलमोस्ट सारी कर ली थी। ठीक है, होम रूल आंदोलन कल समझ लिया था। गांधी युग शुरू होने से, या यूँ कहिए कि इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है, इसके साथ ही उदारवाद और उग्रवाद का चरण पूरा हो जाएगा और कल से गांधीवाद शुरू हो जाएगा। जो आगे कुछ क्लासेस के अंदर 8-10 क्लासेस के अंदर गांधीवाद भी पूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक था जो आपके आधुनिक भारत का है। स्वतंत्रता संग्राम पूरा ही है। ठीक है, ये हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के हिसाब से और सेकंड पेपर दोनों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम लिख लिया फिर किसी भी हिसाब से छोड़ नहीं सकते। तो जो सेकंड पेपर के स्टूडेंट हैं उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप ये साथ में तैयार करते रहें, क्योंकि करीबन 70% हिस्सा आपका आधुनिक भारत का, सेकंड पेपर वालों को कह रहा हूँ, 70% हिस्सा फर्स्ट पेपर में इंक्लूड है। ठीक है, तो फिर मुझे 20-30 क्लासेस और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपका मॉडर्न इंडिया भी पूरा हो जाएगा। तो आप आधुनिक भारत अभी साथ में बढ़िया तरीके से करते रहना, फिर 20-30 क्लासेस डालते आपका आधुनिक पूरा हो जाएगा, तब तक आपका प्राचीन भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट पेपर वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो किसी को अगर ये लगता है कि भाई स्वतंत्रता संग्राम से 3 या 4 सवाल ही आते हैं, 3 ही सवाल आते हैं और वीडियो 20 बन जाएंगे, क्योंकि 10-12 तो बन गए हैं, 8-10 और बन जाएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि भाई मैं 2-3 सवालों के लिए ये वीडियो नहीं करूँगा, तो वो उसकी इच्छा है, वो छोड़ भी सकता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि कई बच्चों के मैसेज आए, सर गांधी जी छोड़ दें, तो भले छोड़ दो, आपके ऊपर है। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं टॉपिक को नहीं छोड़ सकता। मैंने आपसे 15 आउट ऑफ 15 मैंने ये कहा कि 12-13 से ऊपर ही सवाल आएंगे, और मैंने ये कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है पूरे सवाल आए। तो मुझे तो क्या है कि पूरी टॉपिक डिटेल से पढ़ाने हैं। इससे क्या होगा कि जो सीरियस स्टूडेंट है उनको बहुत फ़ायदा होगा, जो गंभीरतापूर्वक चीज़ों को ले रहे हैं। और अगर आप, मैं तो कहता हूँ, पूरी वीडियो छोड़ोगे तो वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। 5 वीडियो देखो, 10 देखो। मेरा फ़र्ज़ ये है कि भले 70 क्लासेस हो जाए, मैं कंप्लीट पूरे टॉपिक और डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। मैं मेरी क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़िए और मैं पूरे टॉपिक पढ़ाऊँगा। आपको जो भी ठीक लगे कि मुझे ये छोड़ना है तो वो आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। और मैं तो यही कहता हूँ कि एक नंबर की मारामारी रहती है फर्स्ट ग्रेड में, तो हमारे पास खूब टाइम है, तो छोड़ना वैसे है तो मूर्खता। फिर भी आपको लगता है कि भाई 20 वीडियो है, उसमें सवाल 2-3 ही आते हैं, तो वो आप छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा कोर्स करवाऊँगा और डिटेल से करवाऊँगा। ये मेरा पहले से डे फर्स्ट से बच्चों से कमिटमेंट रहा है। और मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास भले 1500 स्टूडेंट हो इस फर्स्ट पेपर के अंदर, उनमें से मैं कह रहा हूँ अगर 20 बच्चे भी सीरियस हैं तो मैं उन 20 बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, उन 1480 के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सच बताऊँ ना तो 1480 बच्चे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा रहे हमारा, और कुछ नहीं कर रहे, और रिज़ल्ट वो 20 बच्चे ही देंगे हमारा। तो हम जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत उन 20 बच्चों के लिए कर रहे हैं जो सीरियस है। ज़्यादा हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, हो सकता है 1000 बच्चे सीरियस हो। हम हमेशा वर्स्ट से वर्स्ट केस मान के चलते हैं, सबसे ख़राब से ख़राब स्थिति। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं कि पूरे सीरियस हो, लेकिन पूरे नहीं होते। तो कम से कम 10% सीरियस माना जाता है। कंपटीशन की दुनिया में ये माना जाता है कि जितने फॉर्म आते हैं उसमें से, जो कोचिंग आते हैं उनमें से 10% बच्चे सीरियस होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का। तो 1500 बच्चे हैं अपने पास अभी हाल फिलहाल, तो करीबन 150 बच्चे सीरियस हैं, तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ये मान के चलिए। ठीक है ना। रही बात सेकंड ग्रेड की, ये क्योंकि ये वीडियो सेकंड ग्रेड में भी चढ़ेंगे सामाजिक के पेपर में, तो वहाँ पे भी आपके करीबन 4 से 5 सवाल बनते हैं। उनको तो छोड़ना ही नहीं, मूर्खता है, वो आराम से कर लेंगे। कॉलेज लेक्चर वाले भी वही ये वीडियो चढ़ेंगे वापस, तो उनमें भी काफ़ी आप सवाल है वो अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी हर एग्ज़ाम जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन है वो सेम ही रहता है। राष्ट्रीय आंदोलन है, और चूंकि ये सारी वीडियो सेकंड ग्रेड के ऊपर के लिए मैंने बनाए हैं, तो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड से लेकर कॉलेज लेक्चर तक
सब आरपीएससी करवाती, कोई सवाल किधर भी हो सकता है। मेरी नज़रों में सारे मोस्ट हैं। मेरी नज़रों में एक प्रकार से ये कभी नहीं रहता कि इसको कम करूँ या इसको ज़्यादा करूँ। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें जो है वो आपके अच्छे से करोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आराम से चल रहा हूँ और आराम से चलता रहूँगा। आप, मुझे विश्वास पूरा है कि मेरे 200 बच्चे भी ढंग से निकल गए ना तो बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता, और लखनऊ समझौता इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें वैसे ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए, बेसिकली लखनऊ समझौता 1916 का लखनऊ कांग्रेस का सम्मेलन था। कांग्रेस का 1916 का जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में जो होता है वो लखनऊ में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। देखो ये पुरुष थे, आप ऐसे मत समझना अंबिका चरण मजूमदार महिला पहली एनी बेसेंट थी, अगले साल 1917 में बनेगी। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में समझौता हुआ था, और इस समझौते के अंतर्गत दो बड़ी खास बातें सामने आई थी। स्पेशली सबसे पहली बात कि इस समझौते के अंतर्गत गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों एक हो गए थे, दोनों में एकता स्थापित हुई थी। तो 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी, जो सूरत के अंदर फूट पड़ी थी, वो फूट 1916 के लखनऊ सम्मेलन में ख़त्म हुई। गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों एक होकर काम कर रहे थे, और ये सारा एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ था। एनी बेसेंट ने अपने एफर्ट्स से नरमपंथियों और गर्मपंथियों को एक ही मंच पे लाया था। ये इस समझौते की सबसे बड़ी सफलता थी। उसके बाद दूसरी जो समझौते में बात हुई वो ये हुई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इन दोनों के आपस में पहले बनती नहीं थी। मुस्लिम लीग के बारे में ये माना जाता था कि ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही है, और कांग्रेस के बारे में ये माना जाता था कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। अंग्रेज़ों ने ऐसे जहर बो दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि दोनों अलग हो गए थे, हिंदू अपने लिए काम कर रहे थे, मुसलमान अपने लिए काम कर रहे थे। ऐसी स्थिति में 1906 से ही दोनों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। तो तिलक और जिन्ना के प्रयासों से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, दोनों, अब देखो पहले एक ही धर्म, दोनों एक ही थे एक देश के अंदर, और अब स्थितियाँ ये हो गई कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहे हैं। मतलब एग्रीमेंट का मतलब होता है फॉर्मल रूप से एक हुए थे, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से नहीं हुए थे। औपचारिक रूप से एक होने का मतलब होता है शर्तों में एक होना, अनौपचारिक रूप से एक होता है जैसे दो साथी हैं, बहुत गहरे मित्र हैं, उनके बीच में कोई शर्तें नहीं होती, उनके बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो हमेशा इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होते। तो अब देखो हिंदू और मुस्लिम अगर दो दोस्त माने हम, तो आप सोचिए 1957 के अंदर दोनों दोस्त थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा जहर बोया कि दोनों दोस्तों के बीच में फॉर्मल रिलेशन शुरू हो गए, इनफॉर्मल रिलेशन ख़त्म हो गए, और दोनों के बीच में समझौते जैसी स्थितियाँ आ गई। और इनमें समझौता क्या हुआ देखिए, लखनऊ समझौते में समझौता ये हुआ कि लखनऊ समझौते से पहले 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार आए थे। 1909 का अधिनियम आया था भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए। उस अधिनियम के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मतलब ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे तय किए गए जहाँ केवल मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही वोट देगा, बाकी जनता वहाँ कुछ नहीं कर सकती। इसे सेपरेट इलेक्टोरल बोलते हैं। कांग्रेस की हमेशा मांग रही थी कि संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, ऐसे पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक तो ये मांग 1909 में इन्होंने ऐसा प्रावधान रखा था, जिसका विरोध कांग्रेस 1909 से करती आ रही थी। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने उस प्रावधान को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने ये कह दिया कि हम सेपरेट इलेक्टोरल अर्थात पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत वहीं से होती है, कम्युनलिज्म की। हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई झगड़े दंगे उसके बाद से शुरू हो जाते हैं। एक तो कांग्रेस ने ये मांग मान ली। दूसरी कांग्रेस ने ये मांग मानी कि जो विधानसभाएं वगैरह हैं इनमें 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित होगी, चाहे उस स्थान पर आपके
मुसलमान की पॉपुलेशन 1/3 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्पमत में होंगे तो भी 1/3 सीट उनकी दी जाएगी उसको। ये शर्त भी मान ली गई। दोनों इन शर्तों की काफ़ी आलोचना हुई। मदन मोहन मालवीय ने बहुत आलोचना की थी, इस समझौते की आलोचना की थी। इन दोनों के बदले मुस्लिम लीग ने एक मांग स्वीकार की कि कांग्रेस की जो होम रूल की मांग है, स्वशासन की मांग है, वो मांग का हम अब समर्थन करते हैं। इससे पहले मुसलमान समर्थन नहीं कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की एक मांग मानी और कांग्रेस ने इसकी 2 मांगें मानी। इस प्रकार से दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। अब एग्रीमेंट हो गया। इस एग्रीमेंट के बाद में औपचारिक रूप से हिंदू मुस्लिम और उदारवादी और गर्मपंथी दोनों एक हो गए। ये था बेसिकली लखनऊ समझौता। मदन मोहन मालवीय इसके बहुत बड़े आलोचक थे। जब हम भारत विभाजन को पढ़ते हैं, तो भारत के विभाजन की बात पढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत लखनऊ समझौते से भी थी। अगर कांग्रेस उस मांग को स्वीकार नहीं करती पृथक निर्वाचन की, तो ये भेद उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि इससे पहले सब संयुक्त निर्वाचन हो रहा था। फिर मुसलमानों को अलग वोट, उनके अलग कैंडिडेट, ऐसे आप क्या कर रहे हो, अलगाव पैदा कर रहे हो। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों की नीतियाँ सफल हुई। फूट डालो राज करो की जो नीति थी, हिंदू मुसलमानों को जो लड़ाने की नीति थी, वो यहाँ पे उनकी सफल हुई थी। इस लखनऊ समझौते ने, कांग्रेस ने भी उस नीति को मुहर लगा दी थी। ये सबसे बड़ी कमी मानी जाती है वहाँ पे कि कांग्रेस को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ स्वीकार वहाँ पे। तो ये लखनऊ समझौता था। इसमें तीसरा पॉइंट एक और भी हुआ था। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि देखो, उदारवादी उग्रपंथी दोनों मिले, हिंदू मुस्लिम दोनों मिले, और तीसरा लीग, जो होम रूल लीग थी, तिलक की और बेसेंट की, इन दोनों की होम रूल के सदस्य जो थे, हालांकि इनके बीच में कोई ऐसी ठनी थी भी नहीं, ये दोनों एक ही थे। तो दोनों एक प्रकार से यहाँ पे एक मंच पे संयुक्त बैठक भी की थी इन्होंने। तो 3 पक्ष यहाँ पे मिले थे, इसलिए इसको यूँ कहिए कि काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। तो तीनों बातों पर हमें वो लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ परिचय। परिचय में ये ध्यान रखोगे कि कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन, कांग्रेस का 1916। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, वो जो कल का वीडियो बनाया था हमने, उसमें एनी बेसेंट को थोड़ा जल्दी से 1983 लिख लिया है। तो ये सामान्य चीज़ है, आप खुद सुधार कर लेना उस पर। 1893 है, ठीक है। वो हमने गलती से उसको 1983 कर लिया था। करना मुझे 1893 था, मतलब ये 9 पीछे करना था, वो गलती से आगे हो गया, ठीक है, सुधार कर लेना। इसमें भी कुछ बच्चों ने मैसेज कर दिया, सर आपने 1983 लिखा है। कुछ गूगल से देख लिया करो ना, ऐसा कुछ तिथि आती है तो आप चेक भी कर सकते हो। आपको लगता है, अच्छा मैंने उसी में ये भी लिखवाया ना कि 1907 के अंदर उसको होम रूल, उसका थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनाई। 1907 में अध्यक्ष बनाई, तो उससे पहले ही भारत आई हुई। तो 1983 तो कहाँ से होगा? टीचर ने गलती से अगर बोल दिया है तो आप, ऐसी कोई तिथि आती है तो गूगल पे चेक भी कर सकते हो। थोड़े समझदार बनिए। फिर उसमें भी कई 20 मैसेज आ गए, सर ऐसे मत किया करो। अगर आपको कोई तिथि लगती है डाउटफुल कि वास्तव में, अब देखो 1893 1983 में तो रात दिन का ही फ़र्क है। तो मेरे से गलती अगर हो गई है तो आप ऐसी तिथि को तो आप भी गूगल पे चेक कर सकते हो, किताब में भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो वो आप खुद ही सही कर सकते हो। ऐसे मैसेज क्या होता है ना, मेरी आदत ये है कि मैं सभी मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। फिर ऐसे अगर आप मैसेज करोगे 3000 मैसेज डेली आएंगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो जेन्युइन बात होती है ना, उसका आप मैसेज किया करो मेरे को, तो मैं उसका समाधान करूँगा। लेकिन आप ऐसे छोटे छोटे मुद्दे मत उठाया करो, है ना। तो वो तो आप काट के 1893 में करते हैं। तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ सम्मेलन लखनऊ में हुआ, या वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, ठीक है, लखनऊ में हुआ। वार्षिक अधिवेशन आपको पता है 28, 29 और 30 3 दिन तक चलता था, दिसंबर, है ना। इसके अध्यक्ष उदारवादी नेता अंबिका चरण
मजूमदार अंबिकाचरण मजूमदार को बनाया। गया, ठीक है। तो 1916 का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार को बनाया गया। ये बात, ये तो उसका एक परिचय हो गया। फिर आगे हम लिखेंगे कि यहाँ पर निम्न कार्य हुए। पहला कार्य क्या था? आ जाता हूँ मैं दूसरी स्लाइड पे, आप लिख लो इसको। अब हम लिखते हैं इसके अंदर कार्य क्या क्या हुए। पहला कार्य, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच में कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ? पैक्ट हुआ एक। देखिए विद्यार्थियों, एक संधि होती है, एक समझौता होता है। संधि में क्या होता है? संधि के अंदर एक हारा हुआ पक्ष और जीते हुए पक्ष के बीच में होती है, जिसमें हमेशा शर्तें जो हैं वो आपके एक पक्ष के ऊपर हमेशा हावी होती है, दूसरे पक्ष को फ़ायदा पहुंचाती है। और समझौते में क्या होता है? दोनों पक्ष बराबरी के होते हैं और दोनों एक दूसरे की शर्तों पर सहमत होते हैं। समझौते में ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझौता हुआ। इस समझौते में क्या निकला? ठीक है, कांग्रेस ने कौन सी शर्तें मानी? कांग्रेस ने शर्तें मानी। कौन सी? पहली शर्त। कांग्रेस ने पहली शर्त कौन सी मानी? देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो, देखो मार्ले मिंटो इसलिए कहते हैं कि मिंटो उस समय गवर्नर जनरल थे, मतलब वायसराय थे, और मार्ले भारत सचिव थे। तो इसलिए भारत सचिव और गवर्नर मतलब वायसराय, इन दोनों के नाम पे इसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं। इसे 1909 का सुधार भी कहते हैं। सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे। सेकंड पेपर में जब हम भारत के संविधान का विकास पढ़ेंगे तब इन सुधारों के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इवन 1858 से लेकर 1947 तक जितने सुधार हुए हैं वो हिस्ट्री सेकंड पेपर जब पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग को भी उधर हम पढ़ेंगे डिटेल से सेकंड पेपर में। वहाँ एक पार्ट है मुस्लिम लीग और का भारत विभाजन तक का सफ़र, उसमें वो अलग से पूरा जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन भी सेकंड पेपर में मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा। फर्स्ट पेपर में वो काम के नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ, वो लेक्चर अलग निकल जाएंगे, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तथा सदन में मुसलमानों के लिए तथा सदन में, ये वैसे आ गया ना आगे, मुसलमानों के लिए 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया था, आरक्षण का प्रावधान किया गया था, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आरंभ में 1909 से कांग्रेस इस प्रावधान का विरोध करती आई। प्रावधान का विरोध करती आई
अगर लखनऊ समझौते में इसे स्वीकार कर लिया, मैं इस पर सहमति दे दी, यह अपने आप में आप कह सकते हो कि भारत में सांप्रदायिकता का आरंभ था। कांग्रेस का झुकना यहाँ पे सबसे बड़ी कमी थी, यहाँ पे सबसे बड़ी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो कमज़ोरी थी कांग्रेस की वो ये आई इस समय कि इन्होंने वो सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया था यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी थी, कांग्रेस का इसमें ये मानना था कि ऐसा करने से जो मुसलमानों का हम समर्थन ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि हिंदू बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक मुसलमानों पर उनकी बात को, उनके हक को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उनको राज़ी रखने के लिए ये किया गया था। लेकिन इसके परिणाम बहुत बुरे निकले, क्योंकि एक के बाद ये ऐसी मांगें करते रहे मुस्लिम लीग वाले बाद में कि धीरे धीरे 1947 तक का सफ़र तय कर लिया और भारत विभाजित हो गया। तो भारत विभाजन का बीज असल में 1909 में डाल दिया गया था, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं हुआ जब उस 1909 के प्रावधान को लखनऊ समझौते में इन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर कांग्रेस स्वीकार नहीं करती तो वो प्रावधान कभी भी ठीक से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि कांग्रेस उस समय भारत के बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ऐसे में कांग्रेस द्वारा उस प्रावधान को स्वीकार करने का मतलब ये था कि अब वो प्रावधान अंग्रेज़ों के द्वारा आसानी से लागू किया जा सकता था, उसका विरोध करने वाला अब कोई नहीं बचा था। यहाँ पे मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी जीत थी ये, और कांग्रेस की बहुत बड़ी हार थी ये यहाँ पे, और इसका परिणाम आगे और अपन देखेंगे कि जिन्ना की डिमांड्स आगे कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, और फिर देखते देखते डिमांड इस हद तक बढ़ी कि लास्ट में उसने कह दिया कि हमें द्विराष्ट्र सिद्धांत, अर्थात हमें नया पाकिस्तान अलग से चाहिए। तो कहने का मतलब ये था, ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो गई थी कांग्रेस से। ठीक है, तो ये दो बातें स्वीकार कर ली, पृथक निर्वाचन की और 1/3 सीटों की। सीटों में भी खास बात ये थी कि आरक्षण उन सीटों पर भी दिया गया जहाँ पर मुसलमान बहुमत में थे भी नहीं, जहाँ पे मुसलमान 1/3 थे भी नहीं, 33% भी मुसलमान नहीं थे वहाँ पे, ऐसे क्षेत्रों में भी मुस्लिम सीट दे दी गई। तो एक प्रकार से कम्प्लीटली हार मानी जाती। तो कांग्रेस ने ये शर्तें मानी, इसके बदले मुसलमानों ने क्या शर्तें मानी, मुस्लिम लीग ने क्या शर्तें मानी, देखिए। मुस्लिम लीग ने क्या शर्त मानी कि कांग्रेस की स्वशासन की मांग का समर्थन किया जाएगा, बस। और जो होम रूल की बात चल रही है, समर्थन किया जाएगा। अब कांग्रेस जो डिमांड्स कर रही थी ब्रिटिशर से, उस मांग में मुस्लिम लीग ने भी अपना समर्थन दे दिया, अब तक नहीं दे रही थी। इनका समर्थन लेने के लिए ये दो बातें स्वीकार की गई, इसे अपन लखनऊ समझौता बोलते हैं। ये था लखनऊ समझौता, और इसके कुछ चीज़ें जो हमें इसमें ध्यान रखनी है, तो ध्यान से समझना कि यह समझौता तिलक व क्या हो गया, तिलक व जिन्ना के प्रयासों से हुआ था। प्रयासों से हुआ। पहले तथ्य याद रखना। दूसरा तथ्य, मदन मोहन मालवीय, मैं MM लिख रहा हूँ, द्वारा इसका यह कहकर विरोध किया गया कि इसमें
हिंदुओं के हितों को मारकर मुसलमानों को फायदा दिया गया, फायदा दिया गया। ठीक है, ये कुछ महन तथ्य थे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ये जो समझौता हुआ, इसे हम कहते हैं लखनऊ समझौता। इसमें कांग्रेस ने कौन सी शर्तें मानी, मुस्लिम लीग ने कौन सी शर्तें मानी, ये आपके समक्ष हैं। इन दोनों बातों को आप लिख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पहली चीज़। अब आता हूँ अपन लखनऊ समझौते का दूसरा निर्णय क्या था। ये तो था एक निर्णय तो हो गया। अब आता हूँ दूसरे, मैं 3 निर्णय लिखूँगा टोटल। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे निर्णय के ऊपर। दूसरा निर्णय क्या था लखनऊ समझौते का। लखनऊ समझौते में एनी बेसेंट के प्रयासों से गर्म पंथ और नरम पंथ में पुनः एकता स्थापित हुई। किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट के प्रयासों से गर्म दल व नरम दल के मध्य पुनः एकता स्थापित की गई। एकता स्थापित की गई। ठीक है, इस मायने में भी लखनऊ समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं पॉइंट एक और ऐड करके कि अब जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से मांग करनी शुरू की लखनऊ समझौते में, तब इन्होंने संयुक्त रूप से 19 पॉइंट का घोषणा पत्र, दोनों ने संयुक्त रूप से 19 बिंदुओं का प्रस्ताव अंग्रेज़ों को दिया। बिंदुओं का मांग पत्र अंग्रेज़ों को दिया। ठीक है, मांग पत्र का मतलब ये होता है, डिमांड लेटर होता है कि हमारी मांग है जिसको आप पूरी करो। ये बात हुई यहाँ पे। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आता हूँ तीसरा निर्णय क्या हुआ इस समय। इस सम्मेलन में तिलक व बेसेंट की लीग का सामूहिक सम्मेलन भी हुआ। सम्मेलन भी हुआ। ठीक है, और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तिलक ने अपने अनुयायियों के लिए एक विशेष रेल बुक करवाई, जैसे होम रूल स्पेशल कांग्रेस स्पेशल नाम दिए। कांग्रेस नहीं, सॉरी, तिलक स्पेशल।
ठीक है, नाम दिया। तो इन 3 मायनों में ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये 2 तो बाकी वाले ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सांप्रदायिकता का बीज पहली बार इसी सांप्रदायिकता का बीज बोया और यह पौधा बना 1947 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अपन बात करेंगे, ये 3 पॉइंट हो गए। अब अपन आते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा के ऊपर। ठीक है, तो लखनऊ समझौता पूरा हो जाता है। अब मॉन्टेग्यू घोषणा के ऊपर बात करेंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, अब देखो मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी ये समझते हैं हम। देखो हुआ क्या था कि पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हुआ ये था कि होम रूल लीग का दबाव बना था, उसकी वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत हुई थी भारत में, राजनीतिक जागरूकता। लखनऊ समझौते के बाद हिंदू मुसलमान दोनों की मांग एक संयुक्त रूप से हो रही थी कुछ सुधारों के लिए। तो लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की संयुक्त मांग का दबाव पड़ा ब्रिटेन के ऊपर, प्लस होम रूल लीग का भी दबाव पड़ा ब्रिटेन के ऊपर, प्लस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो मेसोपोटामिया आयोग बना था युद्ध के दौरान ही, उसने भी कह दिया था कि भारत के अंदर ब्रिटेन सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है। प्लस मार्ले मिंटो सुधार में भी भारतीयों की कई सारी मांगों को इग्नोर कर दिया गया था, जिससे भारतीय लोग नाराज़ थे। प्लस सेपरेट इलेक्ट्रोल पृथक निर्वाचन के कारण भी भारत के कई वर्ग नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। तो इन सारी नाराज़गियों को देखते हुए ब्रिटेन सरकार मजबूर हुई कि कुछ इनको लॉलीपॉप दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत ने खूब सारी मदद की थी अंग्रेज़ों की, इस विश्वास पर कि युद्ध के बाद अंग्रेज़ हमें राजनीतिक सुधारों से लाभान्वित करेंगे या अंग्रेज़ हमें कई सारे फ़ायदे देंगे। इस विश्वास के साथ खूब मेहनत की थी इन्होंने, खूब मदद की थी। तो ये सारे एक दबाव बन गए थे अंग्रेज़ों के ऊपर कि कुछ राजनीतिक सुधार किए जाए। लिबरल पार्टी के नेता मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बनाया गया और यही व्यक्ति भारतीय मामलों का मंत्री भी होता था। अब मॉन्टेग्यू ने ब्रिटेन की संसद के अंदर 20 अगस्त 1917 को घोषणा करी। घोषणा ये की कि अब भारतीयों को हम शासन में लेंगे और भारत के अंदर जो भी स्वशासन की संस्थाएं हैं उनको क्रमिक रूप से विकसित किया जाएगा। शॉर्ट में कहूँ अगर एक लाइन में, तो भारतीयों को स्वशासन देने की बात की गई थी मॉन्टेग्यू घोषणा के अंदर। तो भारतीयों को स्वशासन देने की जब बात हुई लंदन की संसद के अंदर, तो होम रूल लीग की जो मांगे थी वो वहीं पूरी हो गई, क्योंकि वो तो होम रूल की मांग कर रहा था और होम रूल देने की बात तो मॉन्टेग्यू ने कह दी। उसके साथ ही मैंने कहा ना आपको, होम रूल आंदोलन कमज़ोर हो गई थी। मॉन्टेग्यू की घोषणा होने के बाद में उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। उस समय भारत के अंदर वॉइस रहे थे चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के नाम से पूरी की पूरी रिपोर्ट बनी, जैसे मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को जुलाई 1918 को भारत में प्रस्तुत किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत हुई। रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद अब दिक्कत ये आई कि इस रिपोर्ट के ऊपर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी और विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी। एनी बेसेंट कन्फ्यूज़ हो गई, पहले उसने विरोध किया, बाद में समर्थन किया। गर्मपंथी खेमा पूरा इस रिपोर्ट के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि क्रमिक विकास का क्या मतलब है, आप निश्चित टाइम दो, इतने टाइम में हम आपको स्वशासन देंगे। और तिलक ने तो बोल दिया कि ये आपके सूर्य विहीन उषा काल है, मतलब उषा काल तो आ गया, सूर्य है ही नहीं। ये तो मतलब आपने केवल हमें लाइट ही दिखाई है, स्रोत खाली दिखाया ही है, दोगे कब ये तो आपने तय ही नहीं किया। गर्मपंथी सारे खिलाफ थे उसके, नरमपंथी सारे पक्ष में थे। उन्होंने तो भारत का मैग्ना कोटा कह दिया, उन्होंने कह दिया ये इसका स्वागत करना चाहिए, ये तो बहुत बड़े सुधार है, हमारे एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग है। अब जो 1916 में एकता स्थापित हुई थी वो मॉन्टेग्यू घोषणा के साथ ही सारी एकता तार तार खंडित हो गई। परिणाम क्या निकला,
परिणाम ये निकला कि 1918 के अंदर जुलाई में जब ये बातें हुई और इस रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। पहला अवसर था जब कांग्रेस का स्पेशल सेशन बुलाया गया। अब तक एक भी स्पेशल सेशन नहीं हुआ था। इमाम हुसैन की अध्यक्षता में बम्बई में कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए विद्यार्थियों, जब ये अधिवेशन आयोजित हुआ उससे ठीक 10 दिन पहले नरमपंथियों ने कलकत्ता में अधिवेशन किया करके उसमें 2 निर्णय लिए। पहला निर्णय ये कि उन्होंने उसका स्वागत किया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का, और प्लस दूसरा निर्णय ये लिया कि अब कांग्रेस की जो विशेष अधिवेशन की बैठक है उसमें हम भाग नहीं लेंगे। अब विशेष अधिवेशन बंबई में अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, 10 एक दिन बाद कलकत्ता वाले के। उस अधिवेशन में नरमपंथियों ने भाग ही नहीं लिया और गर्मपंथियों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। और इस प्रकार कांग्रेस की दूसरी फूट हो गई। 1907 में अलग हुए थे और 1918 में कांग्रेस के 2 गुट बन गए। एक मेन कांग्रेस जो आ रही थी उसके ऊपर अब गर्मपंथियों का पूरा वर्चस्व था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनशाह वाचा, अंबिकाचरण मजूमदार, भूपेंद्रनाथ बसु, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, इन सारे नेताओं ने मिलकर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन नाम से एक नई पार्टी बनाई। 1918 की बात है ये। और इस प्रकार से कांग्रेस में ये जो उदारपंथी थे इनका वर्चस्व कंप्लीटली खत्म हो गया और गर्मपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। और अब होती गांधी की एंट्री। गांधी न उदारपंथी थे और न गर्मपंथी थे, वो गांधी थे, इसलिए उनका गांधीवाद अलग ही चलेगा। उनके शस्त्र अलग थे, उनके तौर तरीके अलग थे, उनके विचार दोनों से मिलते थे। वो किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई साधन अपनाना नहीं चाहते थे जो कमज़ोर हो और ना ही इतना आक्रामक हो कि अंग्रेज़ उस पर कार्रवाइयाँ करें। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के जो परिणाम निकले उसमें सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता है कि कांग्रेस की दूसरी फूट हुई यहाँ पे। तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, शॉर्ट में मैंने बताया। अभी हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात को शुरू कर रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर। क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे, उसके बाद में हम घोषणा क्या थी ये देखेंगे और भारतीय प्रतिक्रिया देखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं पृष्ठभूमि के ऊपर। पृष्ठभूमि, सबसे पहली बात, होम रूल आंदोलन के कारण बड़ी राजनीतिक जागरूकता, लखनऊ समझौते के कारण उठी संयुक्त मांग। संयुक्त क्यों लिख रहा हूँ? मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों की थी, इसलिए संयुक्त मांग। 1909 के मार्लियामेंटो अधिनियम में सुशासन नहीं देने तथा
पृथक निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन देने के कारण भारतीयों में असंतोष। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटेन को सपोर्ट, ब्रिटेन को सहयोग। पांचवा, मेसोपोटामिया रिपोर्ट सोलह में आई थी, 17 में पब्लिश हुई। में भारत में ब्रिटेन के शासन को अक्षम बताने, मतलब कि ब्रिटेन वाले ठीक से शासन नहीं कर रहे बताने। ठीक है। देखो, ये जो मेसोपोटामिया आयोग था, ये आयोग आपके यूँ कहिए कि स्थापित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। मेसोपोटामिया मतलब ईरान और इराक क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को लेकर कि शासन यहाँ ठीक चला था कि नहीं चला था। तो इसने यहाँ पे रिपोर्ट दी थी कि भारत में ब्रिटेन वाले शासन सही नहीं कर रहे। तो इन सारे बिंदुओं में विद्यार्थियों आपको कॉमन चीज़ नज़र आ रही होगी। इन 500 बिंदुओं में ब्रिटेन की सरकार के ऊपर एक दबाव बना है भारत में राजनीतिक सुधारों को लाने का। जनता की जागरूकता भी राजनीतिक सुधारों का दबाव डालती है, संयुक्त मांग भी राजनीतिक सुधारों का दबाव डाल रही थी, भारतीय जनता का असंतोष भी राजनीतिक सुधारों के लिए दबाव डाल रही थी। प्रथम विश्व में भारत ने ब्रिटेन का सहयोग किया था, ये नैतिक दबाव था। और दुनिया भर के जो वर्ल्ड लेवल पर जो मेसोपोटामिया रिपोर्ट बनी, उसमें भी ब्रिटेन के लिए ये साख की बात थी। उक्त दबावों के चलते, ध्यान से समझना, उक्त दबावों के चलते ब्रिटेन ने भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु कार्य आरंभ किया। महज लॉलीपॉप था और कुछ नहीं था, आरंभ किया। लिबरल पार्टी के सदस्य व भारत मंत्री सचिव को, मंत्री का पद था सचिव, एडविन मॉन्टेग्यू ने भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु राजनीतिक सुधारों हेतु 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में घोषणा की, जिसे
मोंटेग्यू घोषणा कहा जाता है। घोषणा कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। तो इन कारणों के चलते मोंटेग्यू घोषणा होती 20 अगस्त 1917 को। क्यों भी, किसने की, सारी बातें क्लियर है। अब आगे क्या हुआ। अब मोंटेग्यू घोषणा हो गई, और मोंटेग्यू घोषणा क्या थी, ये तो इसकी पृष्ठभूमि आपके तैयार हो गई। ठीक है 20 अगस्त 1917 की डेट भी याद रखना, पृष्ठभूमि हो गई। अब बात करेंगे कि घोषणा क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। घोषणा क्या थी, इसको देख लो आराम से और लिख लो अच्छे से, फिर अपन आते हैं घोषणा क्या थी। अब इसकी घोषणा क्या थी। ठीक है, अब इसमें घोषणा क्या की इसने संसद में जो बात रखी वो ये रखी कि शिक्षित भारतीयों की मांगें वाजिब है, हमें उन्हें आत्मनिर्णय व मांगे वाजिब है, हमें उन्हें आत्मनिर्णय का अवसर देना चाहिए। आत्मनिर्णय का अवसर देना चाहिए। अवसर देना, आत्मनिर्णय व उत्तरदायित्व का अवसर देना चाहिए। उत्तरदायित्व का अवसर देना चाहिए। इसमें कोई घोषणा नहीं थी, ये तो पृष्ठभूमि थी। अब देखिए घोषणा आगे होगी। इस हेतु, अब ध्यान रखना, इस हेतु शासन के विभिन्न विभागों में, शासन के विभिन्न विभागों में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए। अधिकाधिक सहयोग लिया जाएगा। लिया जाएगा तथा भारत की स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। इस शब्द से बड़ी दिक्कत थी तिलक को। क्रमिक विकास का क्या मतलब, क्रमिक विकास का मतलब क्या माने हम, आप कब तक दोगे, धीरे धीरे विकास करेंगे, धीरे धीरे स्वशासन का ऊपर काम करेंगे, तो स्वशासन के ऊपर धीरे धीरे काम होगा का मतलब क्या, कोई टाइम पीरियड थोड़ी, 20 साल भी लग सकते हैं, 30 साल भी लग सकते हैं, ऐसा तो नहीं बैठेगा। आपको एक निश्चित टाइम लेना चाहिए, और इसी कारण उग्रपंथ के लोग इससे खिलाफ थे। आगे क्या हुआ देखिए, यह घोषणा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं रिपोर्ट, शॉर्ट में कहते हैं मोंटफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये मोंट ले लिया, ये फोर्ड ले लिया। यह घोषणा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जुलाई 1918 में
18 में प्रस्तुत की गई। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 है, ठीक है, प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर 1919 का अधिनियम जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला जाता है। चेम्सफोर्ड गवर्नर थे और मॉन्टेग्यू पार सचिव थे। अधिनियम लाया गया, ठीक है। ये तीनों की तिथियां आप याद रखना, 17, 18 और 19। 17 में घोषणा हुई, 18 में रिपोर्ट आई और 19 के अंदर अधिनियम है वो लेके आए थे। ये इसकी घोषणा हो गई, ठीक है। तो पृष्ठभूमि होगी, घोषणा होगी। अब हम देखते हैं कि भारतीय प्रतिक्रिया क्या रही यहाँ पे, ठीक है। हम तीनों के बारे में देखेंगे, भारत के अंदर भी उदारवाद क्या मान रहा था और उग्रपंथ क्या मान रहा था। अब भारतीय प्रतिक्रिया, इस रिपोर्ट पर भारतीय प्रतिक्रिया क्या थी। सबसे पहला, एनी बेसेंट आरंभ में खिलाफ थी, आरंभ में खिलाफ थी मगर बाद में समर्थन, ठीक है। गर्मपंथी रिपोर्ट के खिलाफ थे, तिलक ने इसे ऊषाविहीन सूर्य कहा, ऊषाविहीन सूर्य कहा। और तीसरा, उदारवादी रिपोर्ट के पक्ष में थे, इन्होंने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है। तो उदारवादी, गर्मपंथी, एनी बेसेंट को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो ना गर्म पंथ में थी ना नरम पंथ में थी, वो अपना अलग ही काम चला रही थी। तो इस हिसाब से वो गर्मपंथियों के साथ में हो गई और उसने उदारवादियों की बाकायदा आलोचना भी की थी और उसने जो आलोचना आगे की हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे सबसे बड़ी बात, तो उदारवादी और उग्रवादी गर्मपंथी दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। परिणाम देखिए, चौथा बिंदु हम ले सकते हैं। इस घोषणा के कारण, इस घोषणा के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की दूसरी फूट हुई, ठीक है। कैसे भी देखिए, सबसे पहले ऐसे समझना, दूसरी फूट हुई। इस घोषणा पर विचार करने हेतु कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन
विशेष अधिवेशन विशेष अधिवेशन 31 अगस्त, ये 2-3 दिन चला था, 27 से 31 था, ऐसा कुछ था, 1918 को इमाम हसन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें उदारवादियों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, इससे पूर्व ठीक 10 एक दिन पूर्व, इससे पूर्व 17 अगस्त को, इससे 31 अगस्त से 10 एक दिन पहले 17 अगस्त को उदारवादियों ने कलकत्ता में बैठक करके निर्णय लिया था ठीक है, नवंबर, बैठक करके निर्णय लिया था कि हमें विशेष अधिवेशन में भाग नहीं लेना है। विशेष अधिवेशन में भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो इस कारण इन्होंने वो भाग नहीं लिया। 1918 को इमाम हसन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, इसमें उदारवादियों ने भाग नहीं लिया। इससे पूर्व 17 अगस्त को उदारवादियों ने कलकत्ता में बैठक करके निर्णय ले लिया था कि हमें विशेष अधिवेशन में भाग नहीं लेना है। तो यहाँ देखो फूट पड़नी शुरू हो गई। ये अगस्त की बात है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में ये लोग कांग्रेस से अलग हो गए और अलग होकर इन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की, और यह कांग्रेस की दूसरी फूट थी जो नवंबर 1918 में हुई। ठीक है, लास्ट बात यहाँ इसकी लिख लो आप इसको आराम से, फिर मैं इसको अगली स्लाइड पे ला रहा हूँ। नवंबर 1918 में एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों कोष्टक में मैं नाम लिख लूँ कुछ मैन दीन सावाचा, भूपेंद्र बसु, सप्रू, जयकर, चिंतामणि, उदारवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर ब्रिटेन की लिबरल पार्टी की तर्ज पर, क्योंकि मॉन्टेग्यू भी लिबरल पार्टी का ही था, पार्टी की तर्ज पर नेशनल लिबरेशन फेडरेशन गठित की। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन गठित किया। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार
कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ। फिर तो गांधी जी आगे विभाजन होने दिया नहीं, ठीक है। फिर कांग्रेस का वापस विभाजन नहीं होगा, कांग्रेस का 2 बार विभाजन होगा, वो सारा का सारा विभाजन जो है वो उससे पहले हो गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। और फिर आगे क्या हुआ, ये नवंबर की बात है। फिर दिसंबर आया 1918 और दिसंबर 1918 में कांग्रेस का हुआ नियमित अधिवेशन, ठीक है। नियमित अधिवेशन हुआ, देखिए इसको आपने लिख लिया होगा। अगस्त में ये बात हुई विशेष अधिवेशन, नवंबर में इन्होंने ये बना दिया और अब दिसंबर के अंदर नियमित अधिवेशन हुआ का नियमित अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। इस अधिवेशन में गरम दल का बहुमत था, क्योंकि नरम दल अलग हो गया था, का बहुमत था, ठीक है। ये सारी बातें हो गई लखनऊ समझौते और मॉन्टेग्यू घोषणा की। अगली क्लास में अब गांधी जी एक क्लास सामान्य जीवन परिचय देखेंगे, 1947 तक का पूरा फॉर्मेट समझेंगे, उसके बाद में इनकी क्लासेस गांधी जी की शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।